नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानधारा एकेडमी के इस पोर्टल पर। मित्रों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इस श्रृंखला में हिंदी के जो प्रमुख इतिहासकार हिंदी साहित्य लेखन के उन पर बात करेंगे। कल हमने साहित्य लेखन क्या होता है इस पर एक वीडियो अपलोड किया था। साहित्य लेखन किस तरह से साहित्य को प्रभावित करता है और एक श्रेष्ठ साहित्य लेखन के क्या तरीके होते हैं, इस पर हमने एक बात कल आप लोगों से की थी। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में साहित्य लेखन की शुरुआत और हिंदी का प्रमुख साहित्य इतिहास लेखक। इस श्रृंखला में हमारे पहले हैं गरसा दात ताशी। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लेखन कार्य करने का श्रेय हिंदी के विद्वान जिन्होंने फ्रेंच भाषा में कार्य किया गरसा दात ताशी को दिया जाता है। इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेतर एंदोई ए हिंदुस्तानी। अब आप इसमें दो शब्द आए हैं प्रयोग, एक एंदोई और एक आया है हिंदुस्तानी। जो एंदोई शब्द आया है यह उस हिंदी के लिए प्रयोग किया गया है जो हिंदुओं के द्वारा बोली जाती थी। जिस दौर में यह ग्रंथ लिखा गया उस दौर में हिंदुओं के द्वारा जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता था उसके लिए हिंदुई शब्द का प्रयोग किया गया है, और मुसलमानों के द्वारा उर्दू मिश्रित हिंदी का जो प्रयोग किया गया उसके लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर इस ग्रंथ का नाम पड़ा इस्तवार द ला लिटरेतर एंदोई ए हिंदुस्तानी। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इसमें कुल मिलाकर 738 कवियों का जिक्र मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केवल इनमें से हिंदी के 72 कवि ही शामिल थे। यानी हिंदी के कवियों की बात करें तो ताशी के ग्रंथ में केवल 72 हिंदी के कवि हमें दिखाई देते हैं। आपको बात कर रहा हूं मैं प्रकाशन की, तो इसका प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा किया गया था, जबकि इसका मुद्रण कार्य पेरिस में किया गया था। इसका प्रकाशन हुआ था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड के द्वारा, लेकिन इसका जो मुद्रण का कार्य किया गया था वो किया गया था पेरिस में। इसी ग्रंथ के आधार पर इसका उर्दू में भी अनुवाद किया गया था। मौलवी करीमुद्दीन, जिनका नाम आपने सुना होगा, आपने 1848 में वाई.एफ. फैलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज, वाई.एफ. फैलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज से इसे तबकात-उश-शुरा या तज़किरा-इश-शुरा-ई-हिंदी, दूसरा नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है, तज़किरा-इश-शुरा-ई-हिंदी नाम से इसका उर्दू अनुवाद गरसा दात ताशी ने, गरसा दात ताशी का जो ग्रंथ था उसका मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 में किया था। यानी यहाँ तक आपको ताशी के बारे में पता चला। बात करें जो ताशी का ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेतर एंदोई ए हिंदुस्तानी, यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अब इसमें बात करते हैं कि जो ताशी का ग्रंथ था, तो ताशी के ग्रंथ का पहला कवि कौन था और ताशी के ग्रंथ का अंतिम कवि कौन था। तो ताशी के ग्रंथ का पहला कवि था अंगद और ताशी के ग्रंथ का अंतिम कवि था हेमंत पंत। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ताशी का ग्रंथ था वह कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ और कितने संस्करणों में प्रकाशित हुआ। तो ताशी का ग्रंथ कुल 5 भागों में प्रकाशित हुआ और 2 संस्करणों में, 5 भाग और 2 संस्करण में इसका प्रकाशन किया गया। इसका जो प्रथम संस्करण था उसके 2 भाग हुए, पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में। तो इसका प्रथम भाग निकला, प्रथम संस्करण का पहला भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में। इसके बाद इसका जो द्वितीय संस्करण था वो भी 3 भागों में प्रकाशित हुआ, पहला और दूसरा 1870 और तीसरा 1871। पहला और दूसरा 1870 और तीसरा 1871। यानी बड़ा आसानी से आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बात करें
इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वासुदेव ने 1953 में हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1953 में लक्ष्मी सागर वासुदेव ने इसका अनुवाद किया था। बड़ी बात यह है, जब इसका अनुवाद हुआ तो उसका प्रकाशन हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज के द्वारा किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लक्ष्मी सागर वासुदेव ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत रहे। और जब इन्होंने इसका प्रकाशन किया उस समय वो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। कुल कवि इसमें 358 मिलेंगे, उनमें से 220 कवि आपको हिंदी जगत से जुड़े हुए थे। तो लक्ष्मी सागर वासुदेव का ग्रंथ था हिंदुई साहित्य का इतिहास, 1953 में जिसका प्रकाशन किया गया था। अभी हमने मौलवी करमुद्दीन के ग्रंथ की रचना जिक्र किया था, जिसका जो उर्दू अनुवाद हुआ था, उसमें 60 हिंदी के ग्रंथ, 60 हिंदी के कवियों का जिक्र किया गया है और टोटल कवि थे 1004। शुक्ल जी इस ग्रंथ को व्रत संग्रह कहकर पुकारते हैं। वो कहते हैं कि यह एक केवल व्रत संग्रह है, चीजों को उधर उधर से उठा के लाके इकट्ठा कर दिया गया है। अब एक चीज होती है कि हर ग्रंथ में जब शुरुआत की जाती है तो कुछ कमियां रह जाती हैं। जरा इस ग्रंथ की कुछ कमियों पर हम लोग बात करते हैं। ये तो विशेषताएं थी, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किसके सहयोग से हुआ, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, इसका उर्दू में अनुवाद किसने किया, और अब हम जानते हैं इसमें कमियां क्या रह गई। जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वो ये थी कि काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। दूसरी, उस समय की वर्तमान परिस्थितियां क्या थीं, उस समय की युगीन प्रवृत्तियां क्या थी, इनका विवेचन इस ग्रंथ में नहीं मिलता। काशी के मूल ग्रंथ की बात हो रही है। तीसरा, यहाँ पर जो कवियों का स्थान दिया गया इस ग्रंथ में वो कालक्रम के अनुसार नहीं है कि जन्म कब हुआ उसके आधार पर हो, अंग्रेजी वर्णमाला को आधार मानकर लिखा गया है। अगर कभी ये पूछ लिया जाए वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आप आंख मूंद कर जवाब देंगे, क्या गारसा दातासी का इस्तवार आलिकलेतर इंदुई ए हिंदुस्तानी। क्लियर? तो ये सब हमने जाना गारसा दातासी के बारे में। गारसा दातासी के बारे में लगभग 99% चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब परीक्षा में इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं शिव सिंह सेंगर की। किसी भारतीय के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे जाने का जो प्रथम प्रयास किया गया वो है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। इसका प्रकाशन होता है 1883 में। आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत कम जगहों से इस बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी कि इसका पहले भी प्रकाशन हो चुका था 1878 में, लेकिन प्रकाशन के समय कुछ त्रुटियां रह गईं, इसलिए उसका पुनर्प्रकाशन कराया गया 1883 में। और 1883 का डेट ही सभी साहित्यकारों के द्वारा, सभी इतिहासकारों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। और इसमें 1003 कवियों का जिक्र आपको दिखाई देता है, जिसमें 838 कवि भाषा के हैं, अर्थात हिंदी के हैं। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? अगर हम इसकी बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। इसका प्रकाशन हुआ था नवल किशोर प्रेस लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अब इस ग्रंथ के बारे में कुछ और बातें हम लोग देख लेते हैं। तो पहली बात, किसी भारतीय का लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ था ये, या प्रथम प्रयास था। और दूसरा, हिंदी भाषा में रचित ये सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ था। दूसरा, कवियों का क्रम
हिंदी वर्णमाला के क्रम में दिया गया है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस ग्रंथ में ही जन्म, मृत्यु, रचना काल का जिक्र बहुत अच्छे से किया गया है, जो आगे चल के रामचंद्र शुक्ल सरीखे साहित्य इतिहास लेखकों के लिए आधारभूत साबित होता है। ये इस ग्रंथ की मूल विशेषता है। इसके अलावा पुष्य या पुंड या पुष्पदंत को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके ग्रंथ में कुछ कमियां हैं, इनके इतिहास ग्रंथ में। जरा हम लोग उन कमियों की ओर ध्यान दे देते हैं। इनके इतिहास में जो इनका घटनाओं का क्रम है, जो घटनाएं प्रदर्शित की गई हैं, बहुत ही मनमाने ढंग से प्रदर्शित की गई हैं। चीज़ों को इधर से उधर उठा के रख दिया गया है और अर्थ का अनर्थ, यहाँ तक कि कुछ कवियों का जन्म नाम ही जो दिया गया वो सही नहीं है, कहीं इतिहास में मिलता ही नहीं है। जैसे शुक्ल जी ने एक जगह इनका जिक्र किया है, वो कहते हैं कि शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ में राम सतसई और कड़खा रामायण का जिक्र मिलता है, जो किसी भी इतिहास ग्रंथ में अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता। राम सतसई और कड़खा रामायण, तो शुक्ल जी ने इन दो रचनाओं के माध्यम से सेंगर जी के ग्रंथ में जो मनमाने ढंग से घटनाएं दिखाई गई हैं उनका जिक्र किया है। और अब हम लोग बात करते हैं ग्रियर्सन की। हमने दो साहित्यकारों को देख लिया, दो इतिहासकारों को जो अति महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं ग्रियर्सन को। ग्रियर्सन मोस्ट है। ग्रियर्सन के बारे में किशोरीलाल गुप्त का जो मत है बड़ा इंपॉर्टेंट है। किशोरीलाल गुप्त कहते हैं ग्रियर्सन के बारे में, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास अगर किसी ने लिखा है तो लिखा है ग्रियर्सन ने। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त कहते हैं सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास अगर किसी ने लिखा है तो लिखा है किशोरीलाल गुप्त ने। इनकी रचना का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। अब प्रश्न उठता है कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ था द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका निकलती है, उसके विशेषांक के रूप में। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका का एक विशेषांक निकला था, उसमें इसका प्रकाशन किया गया था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इस पुस्तक का स्वतंत्र रूप से पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित किया गया? इसका जवाब है 1889। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में इसको एक बार पूछा जा चुका है। बात है ग्रियर्सन की, तो ग्रियर्सन ने कुल 952 कवियों का जिक्र किया है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि केवल 66 कवि ही नए हैं। बाकी सभी जितने कवि हैं उनमें से 886 कवि तो शिव सिंह सरोज से फोटोकॉपी कर लिए गए हैं। अब ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के बारे में कुछ और बातें हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। केवल हिंदी कवियों को इसमें स्थान दिया गया है, केवल हिंदी कवियों को। तीसरा, जीवन चरित्र के साथ साथ उस समय की युगीन प्रवृत्तियां क्या थी, इनका भी अच्छा खासा विवरण इस ग्रंथ में दिखाई देता है। अब बात करें इस ग्रंथ के लिए कुछ आधार ग्रंथ साबित होते हैं उनकी, तो पहला है इस्तवार दाला लितलेतर एंदुई ए हिंदुस्तानी। सबको पता होगा, आप सबका जवाब निश्चित रूप से अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या है? गारसादा तासी। भक्तमाल किसकी रचना है? सबको पता है, नाभा दास। गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधव दास, गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधव दास। कालिदास हजारा किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में कालिदास त्रिवेदी की। काव्य संग्रह, श्रृंगार संग्रह, काव्य संग्रह सबको पता है ना, महेश दत्त शुक्ल की। काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल 20 बार परीक्षा में पूछी गई है। श्रृंगार संग्रह सरदार कवि की। सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र। और विचित्रोपदेश कक्षेदी तिवारी, विचित्रोपदेश कक्षेदी तिवारी। और राग कल्प दुम कृष्णानंद व्यास देव। सबको क्लियर हुआ? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस्तवार दाला लितलेतर एंदुई ए हिंदुस्तानी किसकी है? गारसादा ताशी की। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की।
भक्तमाल नाभादास, गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधवदास, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की, काव्य संग्रह महेशदत्त शुक्ल, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि, सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र, विचित्रोपदेश पक्षेदी तिवारी, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास देव। आगे बात करते हैं। ग्रियर्सन ने प्रथम बार, इस ग्रंथ में ऐसा पहली बार दिखाई देता है कि ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत और प्राकृत को तथा अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को अलग करने का प्रयास किया। मोस्ट है परीक्षा के लिए, नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि ग्रियर्सन वो पहले शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करने का प्रयास किया और संस्कृत और प्राकृत के तथा अरबी और फारसी मिश्रित उर्दू की रचनाओं की उन्होंने अलग करने का कोशिश किया। अब जरा कुछ कमियां देखते हैं जो इस ग्रंथ में रह जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रंथ में 14वीं सदी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये इस ग्रंथ की सबसे बड़ी कमजोरी है और आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, शुक्ल जी ने इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। शुक्ल जी ने इसे बड़ा वृत्त संग्रह पुकारा है। और तीसरा, जो हर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो काल क्रमानुसार विभाजन के आधार पर लिखा गया है, तो आप आंख मूंद कर बताएंगे ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके अलावा सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण काल भी ग्रियर्सन ने ही कह के पुकारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि ग्रियर्सन का ये फैक्ट आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। हर बार अक्सर परीक्षाएं पूछा जाता है कि हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा किस विद्वान ने कहा है। एक बार फिर सुन लीजिए, हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा किस विद्वान ने कहा है। आपका जवाब होगा ग्रियर्सन। अब हम ग्रियर्सन के कुछ और ग्रंथों की बात करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद हुआ भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, जिसमें 1902 से लेकर और किसी की किताब में मिलता है 1903 से लेकर 1909 तक की समय अवधि को लेकर आधार मानकर भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, जिसमें 1886 से लेकर 1981 की समयावधि को आधार मानकर लिखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदी में ग्रियर्सन ने भक्तिकाल आखिर क्यों माना है। ये प्रश्न बार बार आपके मन में उठेगा, भक्तिकाल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। इन्होंने आपको जानकर हैरानी होगी, ग्रियर्सन ने लगभग 126 रामचरितमानसों का, जो उस जमाने में उपलब्ध थी, कुछ लिखित रूप में, कुछ हस्तलिखित रूप में, कुछ मुद्रित रूप में, उन सभी को पढ़ा, उनको संपादित करके रामचरितमानस नामक रूप में उसको संपादित कराया। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है उस जमाने की। इन्हीं रचनाओं को पढ़ा, उनको आधार माना, और इन सब बातों को आधार मानकर ग्रियर्सन कहते हैं, मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदी साहित्य का अगर कोई भी स्वर्ण युग है तो वह है भक्तिकाल। इन्होंने तुलसीदास पर अकेले 12 निबंधों का लेखन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इन्होंने तुलसीदास पर अकेले 12 निबंध लिखे और सभी का वाचन भी कहाँ किया है, प्राच्य विद्या विशारद सभा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। प्राच्य विद्या विशारद सभा, जो आजकल वियना में स्थित है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो 126 रामचरितमानस कृतियों का रामचरितमानस के नाम से संपादन किया, वो सब प्रकाशित हुई थी खड़ग विलास प्रेस, बांकीपुर बिहार से। खड़ग विलास प्रेस, बांकीपुर बिहार। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा आपको एक बात और जो छूट रही है वो ये है
कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था। और अब हम लोग बात करते हैं काल विभाजन की। चूंकि हमने आपको बताया कि ये पहले साहित्य इतिहास लेखक है जिन्होंने काल विभाजन किया, इसलिए काल विभाजन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इन्होंने पहला समय माना है चारण काल, 700 से 1300 ईस्वी। और आपको एक बात और बता दूं, यही वो चारण काल है जिसे आप आदिकाल कहते हैं। तो इन्होंने आदिकाल को चारण काल कह के भी पुकारा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा, जायसी की प्रेम कविता। चौथा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवां, मुगल दरबार। छठवां, तुलसीदास। सातवां, रीति काव्य 1500 से 1692। आठवां, तुलसी के अन्य परवर्ती कवि 1600 से 1700। नौवां, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 10वां, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां, 18वीं शताब्दी। और 12वां, विविध। अब विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान इसके 11 भाग स्वीकार करते हैं, कुछ विद्वान 12 भाग स्वीकार करते हैं। आयोगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग ने एक बार परीक्षा प्रश्न को पूछा है, तो उन्होंने इसके 12 भाग स्वीकार किए थे। पर बात जब ये हरियाणा में हुई थी, जब हरियाणा में प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछा गया, तो वहाँ इसके 11 भाग स्वीकार किए गए। तो ये विवाद की स्थिति है, पर सामान्यतः ज़्यादातर किताबों में इसके 12 भागों को स्वीकार किया जाता है। पर कुछ लोग विविध को भाग न मानकर विविध को एक हिस्सा मान लेते हैं 18वीं शताब्दी के साथ जोड़ के, 18वीं शताब्दी एवं विविध कह के, तो फिर भागों की संख्या 11 हो जाती है। तो ये था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चारण काल 700 से 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीत काव्य, तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी और विविध। इस आधार पे आगे बात करें तो काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं ग्रियर्सन। और आदिकाल को चारण काल, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इन्होंने क्या क्या पुकारा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसपे हमने ग्रियर्सन को, गार्सा दाताशी को और शिवसिंह सिंगर को काफ़ी हद तक जानने का प्रयास किया। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा में इसके बाहर चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हमारा प्रयास था और हमारा प्रयास रहेगा कि आप भारत की कितनी से बड़ी हिंदी की परीक्षा पर बैठें, पर कोई भी प्रश्न हमारे नोट्स से, चाहे वो विधाओं का नोट्स हो या हम लोग जो पढ़ा रहे हैं साहित्य का इतिहास, यहाँ से बाहर नहीं आए। और तकरीबन 90% प्रश्न, 100% की हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन किसी भी परीक्षा का 90% प्रश्न हमारे ही नोट्स से होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चाहे वो हम देख रहे हो क्लासेस में या मैम देख रही हों, लेकिन इसकी मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोग एक बार विश्वास करिए और कुछ कंटेंट को देखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सही है, तो आप लोग हमारे वीडियोस को, लेक्चर्स को लगता देखते रहिए। जो लोग पेड रूप में आना चाहते हैं, नीचे दिया गया नंबर लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करिए, कोर्सेज के बारे में जानिए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करिए, आपका स्वागत है। फिर जैसा आपको उचित लगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।